आज की वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का सेक्शन नंबर 5 करेंगे, जिसमें आता है मनी ऑर्डर्स के बारे में। इससे पहले 4 सेक्शंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं। अगर आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुक लेना चाहते हैं, क्वेश्चन बुक ले सकते हैं। एमटीएस पोस्टमैन या पीए के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए थ्योरी की बुक्स लेना चाहते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स लेना चाहते हैं, या मैथ की तैयारी करने के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 5 मनी ऑर्डर्स के बारे में। क्लोज नंबर 215 है डेफिनेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी ऑर्डर्स। मनी ऑर्डर की परिभाषा और इसके विभिन्न प्रकार। रेमिटर इज दैट पर्सन हु रिसीव्स द अमाउंट ऑफ द मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर में दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है रेमिटर, दूसरा होता है पे। जैसे हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा, उसमें एक होता है सेंडर और दूसरा कौन होता है, एड्रेसी होता है। सेंडर वह व्यक्ति जो आर्टिकल भेजता है, एड्रेसी वह व्यक्ति जिसके लिए आर्टिकल भेजा जाता है। उसी तरह से मनी ऑर्डर में रिमीटर वह व्यक्ति जो मनी ऑर्डर भेजता है, पेई वह व्यक्ति होता है जो मनी ऑर्डर की राशि प्राप्त करता है। तो यहाँ पर लिखा है रिमीटर वह व्यक्ति होता है जो मनी ऑर्डर की राशि प्राप्त करता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि रिमीटर तो वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा मनी ऑर्डर भेजा जाता है। बट इज द कॉस्ट ऑफ अ मनी ऑर्डर फॉर्म। अब पहले जो पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर फॉर्म मिलते थे उनका प्राइस 25 पैसे हुआ करता था, लेकिन अब मनी ऑर्डर की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। द अमाउंट फॉर विच अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर इज इशूड शुड नॉट एक्सीड। राशि जिसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जारी किया जा सकता है, वह राशि कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले ये राशि 5,000 रुपये थी कि आप कोई भी सिंगल मनी ऑर्डर मैक्सिमम 5,000 रुपये के लिए जारी कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जारी करने की लिमिट है वो कितनी है, 10,000 रुपये है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024, पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार द मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच अ सिंगल मनी ऑर्डर में बी इशूड शैल नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज एंड शैल नॉट इंक्लूड अ फ्रैक्शन ऑफ रुपीज। राशि जिसके लिए एक एकल मनी ऑर्डर जारी किया जा सकता है वह राशि 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, और इसमें रुपए की फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई मनी ऑर्डर आपने जारी करना है 100 रुपये का जारी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ 100 रुपये 50 पैसे का मनी ऑर्डर जारी करना है तो ये जारी नहीं किया जाएगा। जो भी मनी ऑर्डर जारी किया जाएगा वो फुल रुपीज़ में किया जाएगा, उसमें रुपए का अंश नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। Amount collected from addressee of a VP article is remitted to the sender through। जब भी किसी वीपी आर्टिकल के लिए प्राप्तकर्ता से राशि एकत्र की जाती है, एकत्र की हुई राशि प्रेषक को कैसे भेजी जाती है, तो वीपीएमओ के माध्यम से, वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजी जाती है। अब पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 की बात करें, वैल्यू पेएबल पोस्ट का नया नाम सीओडी रिटेल है, और वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर का नया नाम कैश ऑन डिलीवरी मनी ऑर्डर है। बट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सर्विस मनी ऑर्डर। सर्विस मनी ऑर्डर की अधिकतम सीमा क्या है, तो जो सर्विस मनी ऑर्डर होते हैं वो कितनी भी राशि के लिए जारी किए जा सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। द पर्सन हु रिसीव्स द मनी ऑर्डर इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। वह व्यक्ति जो मनी ऑर्डर की राशि प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है, भेजने वाले को रिमीटर कहा जाएगा, उस मनी ऑर्डर की राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पे या भुगतान करता कहा जाता है। बट इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर फॉर्म का क्या प्राइस होता है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पहले सिंपल मनी ऑर्डर फॉर्म हुआ करते थे, वो 25 पैसे के भुगतान पर दिए जाते थे।
Through which kind of money order? The amount is remitted by postal department to its employees or to any member of public. वैसे तो मनी ऑर्डर लोग भेजते हैं, लेकिन एक मनी ऑर्डर है जिसे डाक विभाग द्वारा भी, पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा भी भेजा जाता है। तो जब भी कोई मनी ऑर्डर पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा अपने कर्मचारियों को या लोगों को भेजा जाता है, यानी कि मान लीजिए लोगों को कोई मनी ऑर्डर दिया जाना है या राशि दी जानी है या अपने एम्प्लॉयज़ को कोई राशि भेजी जानी है, तो पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा जो मनी ऑर्डर जारी किया जाता है उसको कहते हैं सर्विस मनी ऑर्डर। वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर इज अ स्पेशल मनी ऑर्डर फॉर्म प्रिपेयर्ड ऑन विच फॉर्म। वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर फॉर्म एक विशेष मनी ऑर्डर प्रपत्र होता है जिसे कौन से प्रपत्र पर, कौन से फॉर्म पर तैयार किया जाता है। इसे MO51 फॉर्म पर तैयार किया जाता है। Through which kind of money order? The amount is remitted by defense authorities and payable to their family members or dependents of defense personnel. एक ऐसे मनी ऑर्डर का नाम बताना है जिसे डिफेंस अथॉरिटीज़ के द्वारा जारी किया जाता है। एक ऐसा मनी ऑर्डर जिसे रक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है, और ये किसको देना है? डिफेंस पर्सनल, यानी कि जो रक्षा सेवा कर्मी होते हैं, या तो उनके फैमिली मेंबर्स को या उनके आश्रितों को दिया जाना है। इस तरह के मनी ऑर्डर को क्या कहा जाता है? इसको फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर कहा जाता है। तो फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर क्या होता है? एक ऐसा मनी ऑर्डर जिसे डिफेंस अथॉरिटीज़ के द्वारा रक्षा सेवा अधिकारियों के द्वारा जारी किया जाता है, और ये रक्षा सेवा कर्मियों के फैमिली मेंबर्स को या उनके डिपेंडेंट्स को दिया जाता है। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFS? IFS की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। At present, the IFS money order service is operational with which of the following? वर्तमान में IFS मनी ऑर्डर सेवा किसके साथ काम कर रही है? ये LA पोस्ट ग्रुप फ्रांस तथा UAE के साथ कार्यरत है। वर्तमान में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम मनी ऑर्डर सेवा किसके साथ काम कर रही है? LA पोस्ट ग्रुप, फ्रांस और UAE के साथ। The amount for which a single electronic money order under National Social Assistance Program can be issued shall not exceed. National Social Assistant राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत जारी किए जाने वाले एक एकल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत जारी किए जाने वाले सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की वैल्यू मैक्सिमम 10,000 रुपये हो सकती है। बट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर कैन बी बुक्ड? न्यूनतम राशि क्या है जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर बुक किया जा सकता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर न्यूनतम 1 रुपये के लिए जारी किया जा सकता है। मनी ऑर्डर has been replaced by which kind of services in post office these days? पहले जो मनी ऑर्डर हुआ करते थे, वर्तमान में उनकी जगह किसने ले ली है? उनकी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर आ गए हैं। पहले नॉर्मल मनी ऑर्डर हुआ करते थे, वर्तमान में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन विच ईयर? डाक विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सेवा को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सेवा को वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। Which unique number is generated for booking of electronic money order to facilitate the tracing? मनी ऑर्डर को ट्रैक या ट्रेस करने के लिए मनी ऑर्डर की बुकिंग के समय एक यूनिक नंबर जनरेट किया जाता है। इस नंबर को क्या कहा जाता है? PNR कहा जाता है। एक MCTN होता है मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर, और दूसरा होता है PNR पोस्टल नंबर रेफरेंस। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों ही मनी ऑर्डर के संबंध में होते हैं। अ मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर इज़ अ यूनिक 10 डिजिट कोड। मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर 10 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है। कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है? यूज्ड टू ट्रैक मनी ट्रांसफ़र।
मनी ट्रांसफ़र को ट्रैक करने के लिए, अगर आपने धन प्रेषण किया है उसको ट्रैक करने के लिए इसका यूज़ क्या आता है। अब कहाँ के लिए धन प्रेषण किया है, पर्टिकुलरली दोज सेंट थ्रू सर्विसेज लाइक वेस्टर्न यूनियन, तो ऐसी राशि जिसे वेस्टर्न यूनियन जैसी सर्विसेज के तहत भेजा जाता है। ऐसी राशि को ट्रैक करने के लिए 10 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है जिसे MTCN या मनी ट्रांसफर कंट्रोल नंबर कहा जाता है। इट्स लाइक अ ट्रैकिंग नंबर फॉर योर मनी अलोइंग बोथ द सेंडर एंड रिसीवर टू मॉनिटर इट्स स्टेटस। तो ये मनी आपके द्वारा भेजी गई राशि के लिए ट्रैकिंग नंबर की तरह काम करता है और उस मनी ऑर्डर को प्राप्त करने वाले या उस राशि को प्राप्त करने वाले और भेजने वाले दोनों को इसके स्टेटस के बारे में बताता है कि आपकी राशि कहाँ पर है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पोस्ट मनी ऑर्डर्स, अगर हम भारतीय डाकघर के मनी ऑर्डर्स की बात करें तो इसके संबंध में PNR पोस्टल नंबर रेफर्स टू अ यूनिक 18 डिजिट नंबर असाइंड टू ईच मनी ऑर्डर। अगर हम भारतीय डाक विभाग के मनी ऑर्डर्स की बात करें, इनकी बुकिंग के समय या इनको जारी करते समय 18 डिजिट का एक यूनिक नंबर दिया जाता है और इस 18 डिजिट के नंबर को PNR नंबर कहा जाता है। ये क्या करता है, मनी ऑर्डर को ट्रैक करने में आपकी हेल्प करता है। इंडिया पोस्ट वेबसाइट के माध्यम से आप फिर 55352 के ऊपर SMS भेजकर अपनी राशि की स्थिति जान सकते हैं कि वो कहाँ पर है या उसका स्टेटस क्या है। यूनिक PNR फॉर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर हैज़ हाउ मैनी डिजिट्स। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के लिए जो यूनिक PNR नंबर होता है उसमें कितने अंक होते हैं, तो जैसे हमने अभी पढ़ा इसमें 18 डिजिट होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following will be delivered at the doorstep of the pay? निम्नलिखित में से ऐसा क्या है जिसे प्राप्तकर्ता के घर पर जाकर पहुंचाया जाएगा। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर होते हैं पेई के घर द्वार पर जाकर वितरित किए जाते हैं। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर और अर्जेंट IFS मनी ऑर्डर घर पर नहीं पहुंचाए जाते। द इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सिस्टम हैज़ द प्रोविजन फॉर। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर प्रणाली में किन चीज़ों का प्रावधान होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सिस्टम में रिमिटांस फ्रॉम वन टू वन, इसमें एक व्यक्ति दूसरे एक व्यक्ति को राशि भेज सकता है। रिमिटांस फ्रॉम वन टू मैनी, एक रिमिटांस में एक व्यक्ति एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए राशि भेज सकता है। रिमिटांस फ्रॉम मैनी टू वन, इसमें बहुत सारे व्यक्ति मिलकर इकट्ठे एक व्यक्ति को राशि भेज सकते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सिस्टम है इसमें 3 तरह के प्रावधान है। इसमें एक व्यक्ति को राशि भेज सकता है, इसमें एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को राशि भेज सकता है और इसमें बहुत सारे व्यक्ति सिंगल रिमिटांस में एक व्यक्ति को राशि भेज सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। When was the instant money order service was discontinued? इंस्टेंट मनी ऑर्डर सर्विस कब बंद हुई थी? 14/7/2020 को इस सर्विस को बंद किया जा चुका है। But is the monthly limit on the total amount that can be remitted through retail money order to a single person? एक व्यक्ति को रिटेल मनी ऑर्डर के माध्यम से एक महीने में मैक्सिमम कितनी राशि भेजी जा सकती है? मैक्सिमम 25,000 रुपये की राशि भेजी जा सकती है और एक बार में भेजी जाने वाली राशि की लिमिट 10,000 रुपये रहेगी। But is the unique 18 digit number generated an electronic money order code? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को जारी करने के बाद एक 18 डिजिट का यूनिक नंबर जनरेट होता है। इसे क्या कहा जाता है? PNR नंबर कहा जाता है। ऊपर हमने इसके बारे में पढ़ लिया। In the 18 digit PNR of an electronic money order, but do the first 6 digits represent? जब 18 डिजिट का PNR नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के संबंध में जारी होता है तो इसके पहले 6 डिजिट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? बुकिंग पोस्ट ऑफिस कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इस मनी ऑर्डर को बुक करने वाले डाकघर के कोड को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। In the 18 digit PNR of an electronic money order, what do the last 6 digits represents?
जब भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जारी किया जाता है तो उसके लिए 18 डिजिट का एक यूनिक पीएनआर नंबर जारी होता है। इस 18 डिजिट के पीएनआर नंबर के जो लास्ट 6 डिजिट होते हैं वो किस चीज़ को डिनोट करते हैं, उस मनी ऑर्डर के सीरियल नंबर को डिनोट करते हैं। पहले 6 डिजिट जो है बुकिंग पोस्ट ऑफिस के कोड को डिनोट करते हैं। बट इज इशूड टू रेमिटर आफ्टर बुकिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर बुक करने के बाद रेमिटर को क्या जारी किया जाता है, अ बुकिंग रिसिप्ट कंटेनिंग द 18 डिजिट पीएनआर। क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर बुक किया जाता है तो मनी ऑर्डर के प्रेषक को एक रसीद दी जाती है जिसके ऊपर 18 डिजिट का पीएनआर नंबर होता है, जिसके माध्यम से आप उस मनी ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। क्लोज नंबर 217 है लिमिट्स ऑफ वैल्यू ऑफ मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर के मूल्य की सीमाएं। फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर कैन बी सेंट अप टू दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। जो फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर क्या होता है, ऐसा मनी ऑर्डर जिसे डिफेंस अथॉरिटीज़ के द्वारा, रक्षा सेवा अधिकारियों के द्वारा जारी किया जाता है और इसका भुगतान किसको किया जाना है, रक्षा सेवा कर्मी के जो डिफेंस पर्सनल होते हैं, रक्षा सेवा कर्मी होते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को या उनके डिपेंडेंट्स को वितरित किया या भुगतान किया जाता है, उसको फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर कहा जाता है। तो ये भी मैक्सिमम 10,000 रुपये के लिए जारी किया जाता है। पहले जो है फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर की राशि जो मैक्सिमम 5,000 रुपये थी, लेकिन पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार मनी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर, इन सभी को आपस में मिला दिया गया, इन सबको मर्ज कर दिया गया और सिर्फ एक नाम रखा गया मनी ऑर्डर। चाहे फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर भेज रहे हो, चाहे आप सिंपल मनी ऑर्डर भेज रहे हो, या फिर आप कोई और मनी ऑर्डर भेज रहे हो, तो इन सबको क्या कहा जाएगा, मनी ऑर्डर ही कहा जाएगा और ये मैक्सिमम 10,000 रुपये के लिए जारी किए जाएंगे। बट इज कमीशन दैट ऑन दी फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर। परिवार आवंटन मनी ऑर्डर पर कितना कमीशन लिया जाता है, करेक्ट आंसर भी आ जाएगा 6% ऑफ वैल्यू। जो भी फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर की वैल्यू होगी उसका 6% इसके कमीशन के रूप में लिया जाता है। बट इज दी कमीशन ऑन अ सर्विस मनी ऑर्डर। सर्विस मनी ऑर्डर पर क्या कमीशन लिया जाता है, सर्विस मनी ऑर्डर कौन सा मनी ऑर्डर होता है, एक ऐसा मनी ऑर्डर जिसे पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या जनता के अन्य सदस्यों के लिए जारी किया जाता है। तो डाक विभाग जब अपनी ओर से किसी के लिए मनी ऑर्डर जारी करता है उसको सर्विस मनी ऑर्डर कहते हैं और इसके ऊपर कोई भी कमीशन नहीं लगता है। क्लोज नंबर 218 है मनी ऑर्डर हाउ टू ऑब्टेन। मनी ऑर्डर कैसे प्राप्त करें, अ मनी ऑर्डर फ्रॉम फॉरम विद द थंब मार्क इंस्टेड ऑफ सिग्नेचर विल बी एक्सेप्टेड। एक मनी ऑर्डर फॉर्म जिसके ऊपर प्रेषक ने या उसके रेमिटर ने सिग्नेचर की जगह पे थंब इम्प्रेशन लगाया है, क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाएगा। जब भी मनी ऑर्डर फॉर्म भरा जाता है उसके सबसे नीचे या तो अपने रेमिटर को सिग्नेचर करने होते हैं या अंगूठे का निशान लगाना होता है। द रेमिटर ऑफ अ मनी ऑर्डर मस्ट फिल इन इंक ऑन द प्रिस्क्राइब्ड मनी ऑर्डर फॉर्म द नेसेसरी एंट्रीज एडिंग इज सिग्नेचर और थंब मार्क एट विच पार्ट ऑफ द मनी ऑर्डर। जो मनी ऑर्डर का रेमिटर होता है या प्रेषक होता है उसे निर्धारित मनी ऑर्डर फॉर्म पर स्याही से इंक से कुछ प्रविष्टियां करनी होती हैं। जो भी निर्धारित प्रविष्टियां हैं करने के बाद उसे मनी ऑर्डर के कौन से हिस्से में अपने सिग्नेचर या फिर थंब मार्क लगाना होता है। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा कहाँ पे लगाया जाता है, मनी ऑर्डर फॉर्म के नीचे, एट द फुट ऑफ द मनी ऑर्डर फॉर्म, फॉर्म के निचले हिस्से में उसे या तो अपने हस्ताक्षर करने होते हैं या अंगूठे का निशान लगाना होता है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर बुक्ड अंडर 1 to many, फिलिंग अप ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म शैल नॉट बी रिक्वायर्ड।
अगर एक इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, इसके लिए 3 तरह के प्रावधान है, 1 to 1, 1 to many और many to 1। अगर 1 to many यानी कि एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों को मनी ऑर्डर, एक ही सिंगल मनी ऑर्डर के माध्यम से राशि भेज रहा है, तो क्या उसको सभी के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर बुक करने की ज़रूरत होगी? नहीं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के माध्यम से वो एक से ज़्यादा व्यक्तियों को राशि भेज पाएगा। क्लोज नंबर 220 है नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस अबाउट मनी ऑर्डर्स। मनी ऑर्डर के बारे में डाकघर की गैर जिम्मेदारी। पोस्ट ऑफिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, डाकघर किस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होगा? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। किन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा? रॉन्ग पेमेंट ड्यू टू इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन बाय द रिमिटर। पोस्ट ऑफिस किस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होगा? प्रेषक द्वारा दी गई गलत जानकारी की वजह से अगर मनी ऑर्डर का गलत भुगतान हो जाता है, एक मनी ऑर्डर है उसका गलत भुगतान हो गया, तो पोस्ट ऑफिस उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा अगर वो गलत भुगतान प्रेषक द्वारा दी गई गलत जानकारी की वजह से हुआ है। Any accidental neglect, omission or mistake by an officer of the post office, अगर डाकघर के किसी अधिकारी द्वारा एक्सीडेंटल नेग्लेक्ट या ओमिशन या कोई गलती हो जाती है, उसके लिए भी डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। For wrong payment after the expiration of 1 year from the date of issue, जिस तारीख को मनी ऑर्डर जारी किया जाता है उस तारीख की 1 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद अगर बोलें आपकी मेरे मनी ऑर्डर का गलत भुगतान हुआ है, तो उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, पोस्ट ऑफिस की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं। क्लोज नंबर 221 है रिमिटर्स रिसिप्ट, प्रेषक की रसीद। रिसिप्ट विल बी गिवन टू रिमिटर ऑफ मनी ऑर्डर फॉर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जब भी मनी ऑर्डर जारी किया जाता है, मनी ऑर्डर के रिमिटर को 18 डिजिट वाले PNR नंबर के साथ एक रसीद दी जाती है, रिसिप्ट दी जाती है। अब ये रसीद किसके संबंध में दी जाती है? तो हमें पता है मनी ऑर्डर, लेकिन मनी ऑर्डर के लिए आप 2 तरह की राशि देते हैं, एक जो राशि आप भेजना चाहते हैं, दूसरा उस राशि के ऊपर लगने वाले कमीशन का भुगतान। अब आपको जो रिसिप्ट दी जाएगी इन दोनों में से किसके संबंध में दी जाएगी? तो वो दोनों के संबंध में दी जाती है। मनी ऑर्डर के प्रेषक को दी जाने वाली रसीद मनी ऑर्डर की राशि और मनी ऑर्डर के ऊपर लगने वाले कमीशन के संबंध में उसको दी जाती है। क्लोज नंबर 222 है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी साइंड बाय पेई ऑफ अ मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर के प्राप्तकर्ता को निम्नलिखित में से किस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। जैसे हमने पढ़ा कि जब भी मनी ऑर्डर भेजा जाएगा, मनी ऑर्डर के रिमिटर को मनी ऑर्डर के नीचे वाले हिस्से में या तो अपने हस्ताक्षर करने होते हैं या तो अंगूठे का निशान लगाना होता है। अब जब मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाता है एड्रेसी को या भुगतानकर्ता को, तो इसके लिए भुगतानकर्ता को 2 जगह पे हस्ताक्षर करने होते हैं। तो अगर आपने मनी ऑर्डर देखा होगा उसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक मनी ऑर्डर पोर्शन होता है, एक एक्नॉलेजमेंट पोर्शन होता है। तो मनी ऑर्डर के पेई को एक्नॉलेजमेंट पोर्शन के ऊपर भी हस्ताक्षर करने होते हैं और मनी ऑर्डर के ऊपर भी हस्ताक्षर करने होते हैं। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। क्लोज नंबर 223 है पेइज एक्नॉलेजमेंट, भुगतानकर्ता की पावती। इन केसेस ऑफ मनी ऑर्डर्स इशूड इन फेवर ऑफ the acknowledgement in some cases is retained by the payee who issue a departmental receipt to the remitter directly। किसके पक्ष में जारी किए गए मनी ऑर्डर्स के मामले में एक्नॉलेजमेंट पेई अपने पास रख सकता है और अपनी ओर से विभागीय रसीद रिमिटर को जारी कर सकता है। अब क्या होता है, जब भी कोई मनी ऑर्डर जारी किया जाता है, जब उसका भुगतान होगा तो पेई से मनी ऑर्डर के ऊपर और उसकी एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। एक्नॉलेजमेंट पोर्शन को अलग करके रिमिटर को भेजा जाता है, लेकिन
कुछ मामलों में क्या होता है, ये जो एक्नॉलेजमेंट है इसे पेई या भुगतानकर्ता अपने पास रख सकता है। हालांकि नॉर्मल केसेस में भुगतानकर्ता ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ केसेस में हमने बताना वो केसेस कौन से हैं जहां पे पेई अपने पास एक्नॉलेजमेंट रख सकता है। अब प्रेषक को क्या मिलेगा, प्रेषक को पेई अपनी तरफ से विभागीय रसीद जारी कर देते हैं कि आपके मनी ऑर्डर की राशि हमें प्राप्त हो चुकी है। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफिसेस। जब भी कोई मनी ऑर्डर किसी गवर्नमेंट ऑफिस के संबंध में सरकारी कार्यालय के लिए जारी किया गया हो, डिस्ट्रिक्ट, लोकल या म्यूनिसिपल बोर्ड्स के लिए जारी किया गया हो, तो उसकी जो एक्नॉलेजमेंट होती है वो एक्नॉलेजमेंट पेई के द्वारा अपने पास, यानी कि इन कार्यालयों के द्वारा अपने पास रखी जा सकती है और ये रेमिटर को अपनी तरफ से विभागीय रसीद जारी कर देते हैं। टू whom the इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर शुड बी पेड, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान किसे किया जाता है। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा टू दी पेई ऑफ द मनी ऑर्डर एट दी एड्रेस। मनी ऑर्डर का भुगतान मनी ऑर्डर के भुगतानकर्ता को ही उसके पते पर किया जाता है। क्लोज नंबर 224 है इलिटरेट पेज ऑफ मनी ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर के अशिक्षित प्राप्तकर्ता। अगर किसी भी, क्योंकि मनी ऑर्डर है, जब भुगतान किया जाएगा तो जैसे हमने पढ़ा सिग्नेचर लिए जाएंगे, लेकिन अगर आपने किसी अनपढ़ भुगतानकर्ता को मनी ऑर्डर का भुगतान करना है तो कैसे किया जाएगा। हाउ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर इज पेड टू इलिटरेट पे, निरक्षर भुगतानकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान कैसे किया जाता है। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा मेक मार्क ऑफ थंब ऑन इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेस। तो एक गवाह की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के ऊपर पेई के अंगूठे का निशान लिया जाता है। डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल कैन बी मेड टू हुम, आर्टिकल है या कोई डाक वस्तु है उसकी डिलीवरी किसको की जा सकती है। करेक्ट आंसर सी आएगा माइनर को भी की जा सकती है, इलिटरेट एड्रेसी या अनपढ़ प्राप्तकर्ता को भी की जा सकती है। क्लोज नंबर 225 है रिडायरेक्शन ऑफ मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर का पुनः निर्देशन। वट आर दी रिडायरेक्शन चार्जेस फॉर अ मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर के लिए रिडायरेक्शन चार्जेस क्या हैं। तो मनी ऑर्डर की रिडायरेक्शन के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, नो फीस इज टेकन। क्लोज नंबर 226 है अल्टरेशन इन एड्रेस एंड प्लेस ऑफ पेमेंट, पते एवं भुगतान स्थान में परिवर्तन करना। द रिमिटर ऑफ मनी ऑर्डर हु वांट्स टू चेंज द ऑफिस ऑफ पेमेंट, अगर किसी भी मनी ऑर्डर का प्रेषक भुगतान के कार्यालय में परिवर्तन करना चाहता है। अब मान लीजिए एक मनी ऑर्डर आपने भेजा दूसरे किसी पोस्ट ऑफिस के लिए, किसी के लिए आपने मनी ऑर्डर भेजा, अब उसमें जो भुगतान के कार्यालय का नाम था वो भुगतान का कार्यालय ये रहा, लेकिन अब जो मीटर है वो ये चाहता है इस मनी ऑर्डर में जो भुगतान का कार्यालय लिखा है मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, दूसरे किसी भुगतान के कार्यालय का नाम इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो क्या इस चीज़ की अनुमति है, अलाउड विदाउट कमीशन, हाँ बिना कमीशन के ऐसा किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 की, मनी ऑर्डर में बी रिडायरेक्टेड टू अनदर एड्रेस ऑफ पे, किसी भी मनी ऑर्डर को भुगतानकर्ता के दूसरे पते के लिए रिडायरेक्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, फ्री ऑफ चार्ज किया जा सकता है। इफ़ द पेई मेक्स अ रिक्वेस्ट, इसके लिए पे या भुगतानकर्ता को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो अल्टरेशन इन द नेम ऑफ पे शैल बी परमिटेड इन द मनी ऑर्डर, पहले जो है मनी ऑर्डर के भुगतानकर्ता के नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता था, लेकिन अब जो मनी ऑर्डर जारी होते हैं उनके लिए भुगतानकर्ता के नाम में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। एक बार जिस व्यक्ति का नाम लिख दिया उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। क्लोज नंबर 227 है अल्टरेशन ऑफ पेज नेम ऑफ मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर में प्राप्तकर्ता के नाम में परिवर्तन करना। जैसे हमने ऊपर पढ़ा अब इस चीज़ की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार इस क्वेश्चन को पढ़ें, रिमिटर हु वांट्स टू चेंज द नेम ऑफ पे ऑफ अ मनी ऑर्डर, एक मनी ऑर्डर का प्रेषक जो मनी ऑर्डर के भुगतानकर्ता का नाम बदलना चाहता है, रिक्वायर अ सेकंड कमीशन इक्वल टू फर्स्ट कमीशन, तो ऐसा करने के लिए उसे पहले कमीशन के बराबर दूसरे कमीशन का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन हम बात करें पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 की, तो मनी ऑर्डर के भुगतानकर्ता के नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
क्लोज नंबर 228 है स्टॉपेज ऑफ पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर का भुगतान रोकना। बट आर दी चार्जेस फॉर स्टॉपिंग दी पेमेंट ऑफ अ मनी ऑर्डर, अगर आप मनी ऑर्डर के भुगतान को रोकना चाहते हैं तो कैसे रोका जा सकता है? बिना किसी कमीशन के मनी ऑर्डर के भुगतान को रोका जा सकता है। इसकी फुल स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 अ मनी ऑर्डर मे बी स्टॉप्ड एंड रिटर्न्ड टू रिमीटर। पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार एक मनी ऑर्डर के भुगतान को अगर आप रोकना चाहते हैं तो उसको रोका जा सकता है और उसे प्रेषक को वापस किया जा सकता है, और इसके लिए प्रेषक को कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन रिमीटर को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अनुरोध करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन कि द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस इश्यूज इट टू द पोस्टमैन फॉर डिलीवरी, कि ये जो मनी ऑर्डर है अभी तक डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के द्वारा भुगतान के लिए पोस्टमैन को ना दिया गया हो। और जब इस तरह से अगर किसी मनी ऑर्डर को रोका जाता है तो उसके ऊपर लगने वाला कमीशन पे रिमीटर को वापस नहीं किया जाएगा, सिर्फ उस मनी ऑर्डर की अमाउंट रिमीटर को वापस की जाएगी। तो पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार आप किसी भी मनी ऑर्डर के भुगतान को रोककर उसकी राशि प्रेषक को वापस कर सकते हैं। इसके लिए प्रेषक को रिक्वेस्ट करनी होगी, अनुरोध करना होगा, लेकिन ये भी चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि वो मनी ऑर्डर अभी तक डिलीवरी पोस्ट ऑफिस या ऑफिस ऑफ पेमेंट के द्वारा भुगतान के लिए पोस्टमैन को ना दिया गया हो। अब जब भी किसी मनी ऑर्डर को रोका जाता है और उसकी राशि प्रेषक को वापस की जाती है तो प्रेषक द्वारा उस मनी ऑर्डर के ऊपर दिया गया कमीशन उसको वापस नहीं किया जाएगा, सिर्फ मनी ऑर्डर की अमाउंट उसको वापस की जाती है। क्लोज नंबर 229 है डिस्पोजल ऑफ डिटेन्ड एंड रिफ्यूज्ड मनी ऑर्डर्स, रोके गए और अस्वीकृत मनी ऑर्डर्स का निपटान कैसे किया जाता है। द कमीशन ऑफ मनी ऑर्डर मे बी रिफंडेड इन सम केसेस, कुछ मामलों में मनी ऑर्डर का कमीशन वापस किया जा सकता है नहीं, चाहे मनी ऑर्डर का भुगतान भुगतानकर्ता को हो, चाहे रिमीटर उसकी राशि वापस ले, लेकिन किया गया भुगतान किया गया कमीशन कभी भी वापस नहीं किया जाएगा। बट हैपन्स इफ द पेई ऑफ अ मनी ऑर्डर कैन नॉट बी फाउंड और रिफ्यूजेस टू टेक पेमेंट, यदि मनी ऑर्डर का पेई नहीं मिलता है या भुगतान लेने से मना कर देता है तो क्या होगा? द अमाउंट इज रिटर्न एट वंस टू द रिमीटर फ्री ऑफ चार्ज, तो ऐसे मनी ऑर्डर की राशि तुरंत प्रेषक को बिना किसी शुल्क के वापस कर दी जाती है। कि मान लीजिए किसी मनी ऑर्डर का भुगतान करता है, वो उस मनी ऑर्डर का भुगतान लेने से मना कर देता है तो उस मनी ऑर्डर की राशि तुरंत प्रेषक को वापस कर दी जाती है। If the payer refuses payment and applies in writing for detention, यदि किसी मनी ऑर्डर का भुगतान करता उसका भुगतान लेने से मना करता है तथा साथ में वो उस मनी ऑर्डर को रोकने के लिए लिखित में अप्लाई कर देता है, आवेदन कर देता है, और इफ़ दी पे इज़ नॉट फाउंड एट द एड्रेस, या फिर भुगतान करता दिए हुए पते पर नहीं मिलता है, हाउ लॉन्ग इज दी मनी ऑर्डर डिटेन्ड, तो उस मनी ऑर्डर को कितने समय तक रोक कर रखा जाता है। कि मान लीजिए किसी मनी ऑर्डर का भुगतान करता है, उसका भुगतान लेने से वो मना करता है, लेकिन साथ में वो पोस्ट ऑफिस में जाकर उस मनी ऑर्डर को रोकने के लिए लिखित में आवेदन कर देता है कि हो सकता है कुछ दिनों के बाद मेरा मूड चेंज हो जाए और मैं इसका भुगतान ले लूँ। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो एड्रेस दिया है मनी ऑर्डर के ऊपर उसके ऊपर आप जाते हैं, वहाँ पर आपको पेई नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में कितने समय तक मनी ऑर्डर को रोक कर रखा जा सकता है? नॉट एक्सीडिंग 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन और सेंडिंग आउट फॉर पेमेंट। तो मनी ऑर्डर को डेट ऑफ प्रेजेंटेशन से, कि जब आप मनी ऑर्डर को पहली बार पेई को प्रस्तुत करते हैं उस तारीख से 7 दिनों के लिए, या फिर जब इसको भुगतान के लिए भेजा जाता है, आपको ये पता चलता है कि इसका प्राप्तकर्ता नहीं मिल सकता है, तो उस तारीख से इसको 7 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट और रिफ्यूजल ऑफ अ मनी ऑर्डर इज द कमीशन रिफंडेड, अगर किसी मनी ऑर्डर का भुगतान नहीं हो पाता है या मनी ऑर्डर का भुगतान करता उसको लेने से इनकार कर देता है, तो क्या प्रेषक को या रिमीटर को उस मनी ऑर्डर का कमीशन रिफंड होगा?
करेक्ट आंसर सी आएगा नो। इन नो केस रिफंडेड, किसी भी स्थिति में कमीशन रिफंड नहीं किया जाएगा। When is the money order amount returned free of charge to the remitter? मनी ऑर्डर की राशि रिमिटर को मुफ्त कब वापस की जाती है? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा इफ द पे कैन नॉट बी फाउंड और रिफ्यूजेस पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन। किसी भी मनी ऑर्डर की राशि फ्री ऑफ चार्ज रिमिटर को कब वापस की जाती है? यदि मनी ऑर्डर का भुगतान करता दिए हुए पते पर नहीं मिलता है या प्रस्तुत किए जाने पर वो मनी ऑर्डर की राशि लेने से मना कर देता है। द डिटेंशन पीरियड ऑफ 7 days फॉर अ मनी ऑर्डर स्टार्ट्स फ्रॉम। किसी भी मनी ऑर्डर को जैसे हमने ऊपर पढ़ा 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। कब रखा जाएगा? अगर दिए हुए पते पर भुगतान करता नहीं मिलता है या वो प्रस्तुत किए जाने पर उसकी राशि लेने से मना करता है तथा साथ में पोस्ट ऑफिस में लिखित में रिक्वेस्ट करता है उस मनी ऑर्डर को रोकने के लिए। तो ये जो 7 दिनों की अवधि है कब से शुरू होगी? द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन टू द पे और पेमेंट और सेंडिंग आउट फॉर पेमेंट। तो कब से ये शुरू हो जाएगी? जब पहली बार वो मनी ऑर्डर पे को प्रस्तुत किया जाता है उस दिन से, या जब इसको पेमेंट के लिए बाहर भेजा जाता है उस दिन से। But happens if the payee fails to take payment of the money order within the 7 days detention period। अब क्या हुआ? आप मनी ऑर्डर का भुगतान करने के, लेकिन पेई ने उस समय उसका भुगतान लेने से मना कर दिया और पेई जो है पोस्ट ऑफिस में आया और उसने उस मनी ऑर्डर को रोकने के लिए लिखित में अनुरोध कर दिया। अब आप क्या करेंगे? उस मनी ऑर्डर को 7 दिनों की अवधि के लिए डाक घर में रोक कर रखेंगे। लेकिन अगर इन 7 दिनों की अवधि के भीतर भी पेई उसका भुगतान नहीं ले पाता है तो क्या होगा? द मनी ऑर्डर इज रिटर्न्ड टू रिमिटर ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्सपायरी ऑफ 7 days। तो उस मनी ऑर्डर की राशि प्रेषक को वापस कर दी जाएगी। कब वापस कर दी जाएगी? इन 7 दिनों की अवधि समाप्त होने की तुरंत बाद जो भी वर्किंग डे या कार्य दिवस आएगा उस कार्य दिवस को इसकी राशि प्रेषक को वापस कर दी जाएगी। क्लोज नंबर 230 है वॉइड मनी ऑर्डर्स के बारे में। अमान्य मनी ऑर्डर, वेंडर्स एंड अनपेड मनी ऑर्डर बिकम वॉइड। कोई भी अनपेड मनी ऑर्डर वॉइड या अमान्य कब हो जाता है? अनपेड यानी कि ऐसा मनी ऑर्डर जिसका भुगतान ना हो पाए, वो वॉइड या अमान्य कब हो जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इट्स इशू। जिस महीने में मनी ऑर्डर जारी किया जाता है उसके बाद के दूसरे महीने के अंत में। एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़े अच्छे से इसको ध्यान रखना है कि मान लीजिए एक मनी ऑर्डर जो है वो जनवरी में जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, वो सेम ही क्वेश्चन है। फॉर अ मनी ऑर्डर इशूड इन जनवरी 2026 व्हेन वुड इट बी ट्रीटेड एज वॉइड इफ अनपेड। एक मनी ऑर्डर है जिसे जनवरी 2026 में मान लीजिए जारी किया गया, तो ये वॉइड कब होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी, जिस महीने में मनी ऑर्डर जारी किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इट्स इशू, कि जिस महीने में इसको जारी किया जाता है उसके अगले महीने से दूसरे महीने के। ठीक है, अब जनवरी के बाद जो है, जनवरी के बाद का जो फॉलोइंग मंथ है वो कौन सा आ जाएगा? फरवरी। और फरवरी के बाद जो आएगा मार्च, यानी कि इसको दूसरे जारी होने वाले महीने के बाद के दूसरे, इसके जारी होने वाला महीना कौन सा है? जनवरी। इसके बाद का पहला महीना फरवरी और दूसरा महीना मार्च, तो इसको जारी होने के अगले दूसरे महीने के अंत में जाकर वॉइड मानना जाएगा। तो जनवरी 2026 में अगर कोई मनी ऑर्डर जारी हुआ 31 मार्च 2026 को वो वॉइड हो जाएगा। A void money order can be paid to the remitter or to pay if application is made before the expiration of। अगर कोई मनी ऑर्डर void हो जाता है और उस मनी ऑर्डर का रिमिटर या पेई दोनों में से कोई भी अगर उस मनी ऑर्डर की राशि को प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है, कितने समय के भीतर आवेदन करने पर इस वॉइड मनी ऑर्डर की राशि उनको दी जा सकती है? 12 months फ्रॉम इशू ऑफ द ओरिजिनल मनी ऑर्डर। जब वास्तविक मनी ऑर्डर जारी किया गया था उस तारीख से 12 महीने के भीतर अगर आप वॉइड मनी ऑर्डर के लिए भी आवेदन करते हैं तो उसका भी भुगतान किया जाएगा।
द वैल्यू ऑफ द वॉइड मनी ऑर्डर वी क्रेडिटेड टू, और कोई भी वॉइड मनी ऑर्डर है उसकी राशि सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कर दी जाती है। मनी ऑर्डर विच इज नाइदर पेड टू पे नोर टू रिमिटर इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। एक ऐसा मनी ऑर्डर जिसे ना तो आप भुगतानकर्ता को दे पाए ना ही जिसे वापस प्रेषक को दे पाए, उसको क्या कहा जाएगा, उसको वॉइड मनी ऑर्डर कहा जाएगा। ए ऑप्शन सही आ जाएगी। void money order can be paid to remitter or pay provided that application is made before how much time। कोई भी void money order है या अमान्य मनी ऑर्डर है, उसकी राशि भी रिमिटर को या प्रेषक को एप्लीकेशन या आवेदन देने पर दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें कितने समय के भीतर आवेदन करना होगा। कोई भी मनी ऑर्डर अगर वॉइड हो जाता है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी है। इफ एप्लीकेशन इज मेड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ओरिजिनल मनी ऑर्डर, ओरिजिनल मनी ऑर्डर के जारी होने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले अगर आप आवेदन देते हैं तो क्या होगा, उसकी राशि आपको मिल सकती है। जिस तारीख को मनी ऑर्डर जारी हुआ उसके 1 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले आप मनी ऑर्डर या वॉइड मनी ऑर्डर की राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन करेंगे तो आपको राशि मिल जाएगी। क्लोज नंबर 232 है ऑप्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस अबाउट मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर के बारे में पोस्ट ऑफिस का विकल्प। Who may suspend at any time the issue of money order by any particular post office or group of post offices। निम्नलिखित में से कौन किसी विशेष डाकघर द्वारा या डाकघरों के समूह द्वारा मनी ऑर्डर जारी करने की सेवा को निलंबित कर सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डायरेक्टर जनरल कर सकता है। कौन किसी भी समय किसी विशेष डाकघर के द्वारा या डाकघरों के समूह द्वारा जो मनी ऑर्डर जारी करने की सेवा होती है उसको निलंबित कर सकता है, डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल जो वो क्या कर सकता है, इस चीज को निर्धारित कर सकता है कि कौन सा डाकघर जो मनी ऑर्डर जारी नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट, पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 के अनुसार ये अथॉरिटी किसके पास है। द सर्विसेज ऑफ मनी ऑर्डर्स बाय एनी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस और ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस may be suspended by the circle head by order in writing। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी विशेष डाकघर के द्वारा या डाकघरों के समूह द्वारा मनी ऑर्डर जारी करने की सेवा को विशेष परिस्थितियों में हेड ऑफ सर्कल लिखित आदेश के तहत सस्पेंड कर सकता है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार डायरेक्टर जनरल, पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार ये पावर सर्किल हेड के पास रहेगी। The money orders which are issued on special rates of commissions are also be suspended। ऐसे मनी ऑर्डर जो विशेष दरों के ऊपर या कमीशन की विशेष दरों के ऊपर जारी किए जाते हैं, एक होती है नॉर्मल कमीशन रेट, एक होते हैं स्पेशल रेट्स ऑफ कमीशन। जो ऐसे मनी ऑर्डर जो स्पेशल रेट्स ऑफ कमीशन के अनुसार जारी किए जाते हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्लोज नंबर 233 है ट्रांसमिशन ऑफ मनी ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर का प्रेषण। Which of the following get free air transmission। निम्नलिखित में से किसे मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाता है। जितने भी मनी ऑर्डर या फर्स्ट क्लास आर्टिकल होते हैं उन्हें मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाता है। क्लोज नंबर 243 है इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स के बारे में। तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इज द यूज ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर, जो आईपीओ होते हैं उनका क्या फायदा होता है, उनका उपयोग क्या है। These are used for transmitting small sums of money by post। अगर डाक के माध्यम से आप कोई छोटी मोटी राशि भेजना चाहते हैं उसके लिए आप आईपीओ का यूज कर सकते हैं। क्लोज नंबर 244 है डिनोमिनेशंस ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर, भारतीय पोस्टल ऑर्डर के मूल्य वर्ग। What is the rate of commission for an Indian postal order of a denomination of ₹100। अगर आप 100 रुपये के मूल्य वर्ग का इंडियन पोस्टल ऑर्डर जारी करते हैं तो उसके लिए क्या कमीशन लगेगा, 10 रुपये कमीशन लगेगा। What is the rate of commission for an Indian postal order for denomination of ₹50।
₹50 के मूल्य वर्ग के भारतीय पोस्टल ऑर्डर के लिए कमीशन की दर क्या है? तो इसके लिए ₹5 लगेंगे। बट इज द रेट ऑफ कमीशन फॉर एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹20। अगर आप ₹20 मूल्य वर्ग का पोस्टल ऑर्डर जारी करते हैं तो उसके ऊपर क्या कमीशन लगेगा? ₹2 कमीशन लगेगा। इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स आर अवेलेबल इन हाउ मेनी डिनोमिनेशंस? भारतीय पोस्टल ऑर्डर कितने मूल्य वर्गों में उपलब्ध हैं? तो पहले ये 4 मूल्य वर्गों में उपलब्ध थे, सॉरी 8 मूल्य वर्गों में उपलब्ध थे, अब ये सिर्फ 4 मूल्य वर्गों में उपलब्ध हैं। और ये जो 4 मूल्य वर्ग हैं कौन कौन से हैं? ₹10, ₹20, ₹50 और ₹100। विच इज द हाइएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ द इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स? भारतीय पोस्टल ऑर्डर का जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन है यानी कि सबसे उच्चतम मूल्य वर्ग का आईपीओ कितने रुपए का हो सकता है? ₹100 का हो सकता है। Which of the following denominations of Indian postal orders are discontinued? Hence, no indent of those IPOs will be made in future. कौन से ऐसे डिनोमिनेशन के इंडियन पोस्टल ऑर्डर हैं जिन्हें डिसकंटिन्यू किया जा चुका है, इसलिए भविष्य में उनका कोई भी इंडेंट नहीं बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर दिया जाएगा ₹10 से कम वाले मूल्य वर्ग के जितने भी आईपीओ थे 1, 2, 5 और 7, इनको क्या किया गया है? डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। ब्रोकन अमाउंट्स ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स? भारतीय पोस्टल ऑर्डर की टूटी हुई राशियां। अब जैसे हमारे आईपीओ हैं वो ₹10 के, ₹20 के, ₹50 के या ₹100 के मूल्य वर्ग में उपलब्ध होंगे, लेकिन आपको चाहिए ₹55 का आईपीओ, तो आप उस राशि को कैसे पूरा करेंगे? इसको कहेंगे ब्रोकन अमाउंट, क्योंकि आपके पास ₹50 का आईपीओ है या फिर 100 का है, तो आप ₹55 का कैसे करोगे? 2 आईपीओ जोड़कर भी आप आईपीओ ₹55 का नहीं कर सकते। टू मेक अप द ब्रोकन अमाउंट ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर, हाउ मेनी पोस्टेज स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड टू अफिक्स ऑन द आईपीओ? भारतीय पोस्टल ऑर्डर के ब्रोकन अमाउंट की भरपाई के लिए आईपीओ पर कितने डाक टिकटों को चिपकाया जा सकता है? मैक्सिमम 4 डाक टिकट चिपकाए जा सकते हैं। ये आपने आईपीओ लिया ₹50 का और आपको चाहिए ₹55 का आईपीओ, तो आप इसके ऊपर मैक्सिमम 4 पोस्टेज स्टैम्प्स लगाकर इसको ₹55 का बना सकते हो। आपने अनयूज्ड बिना उपयोग की हुई डाक टिकटें इसके ऊपर लगानी होती हैं। क्लोज नंबर 246 है ऑफिसेस ऑथराइज्ड टू सेल एंड कैश इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स? भारतीय पोस्टल ऑर्डर बेचने और उनको कैश करने के लिए कौन से कार्यालय अधिकृत होते हैं? इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स आर सोल्ड एंड पेड डायरेक्टली बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर होते हैं उन्हें डायरेक्टली किसके द्वारा बेचा और भुगतान किया जाता है? जितने भी हेड ऑफिस और सब ऑफिस होते हैं सभी के द्वारा इंडियन पोस्टल ऑर्डर बेचे जाते हैं, उनका भुगतान भी किया जाता है। इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स आर सोल्ड फॉर एंड पेड बाय ऑल हेड एंड सब पोस्ट ऑफिसेज इन इंडिया। जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर होते हैं वो किसके लिए बेचे जाते हैं, मतलब कैश चेक कैसे उनको बेचा जाता है, और इनका भुगतान भारत के सभी प्रधान डाकघरों और उप डाकघरों के माध्यम से किया जाता है। तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर कैश और चेक दोनों के लिए जारी किए जा सकते हैं। आप कैश भी दे सकते हैं और चेक के माध्यम से भी इनके लिए भुगतान कर सकते हैं। क्लोज नंबर 247 है एंट्रीज बाई परचेजर ऑफ एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर। भारतीय पोस्टल ऑर्डर के खरीददार द्वारा प्रविष्टियां। Who should fill the particulars on the counterfoil of Indian postal order which he should tear off and retain? भारतीय पोस्टल ऑर्डर की प्रतिपर्ण काउंटरफॉइल क्या होता है? अगर आपने आईपीओ देखा होगा इस तरह से लंबा सा होता है, यहाँ से उसका एक पोर्शन छोटा सा अलग होता है जिसको हम कहते हैं काउंटरफॉइल। तो जो काउंटर फॉइल होता है इंडियन पोस्टल ऑर्डर का, उसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर या प्रविष्टियां करनी होती हैं। प्रविष्टियां करने के बाद उस काउंटर फॉइल को आईपीओ से अलग करके फाड़ कर अपने पास कौन रखता है? तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर का परचेजर या खरीददार काउंटर फॉइल को अपने पास रखेगा। क्लोज नंबर 248 है पेमेंट ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स। भारतीय पोस्टल ऑर्डर का भुगतान करना। If a postal order be closed, then payment will be made only through which of the following? यदि किसी पोस्टल ऑर्डर को क्रॉस किया जाता है तो उसका भुगतान किसके माध्यम से किया जाएगा? ऐसे पोस्टल ऑर्डर सिर्फ बैंक के माध्यम से भुगतान किए जाते हैं।
बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज विच रिसीव अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स क्रोज्ड और अनक्रोज्ड में ऑब्टेन पेमेंट ऑफ सच ऑर्डर्स बाय बुक एडजस्टमेंट। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है या सेमी गवर्नमेंट ऑफिस है जो बड़ी संख्या में आईपीओ प्राप्त करते हैं, चाहे वो क्रोज्ड हो या अनक्रोज्ड हो, तो वो उनका भुगतान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बुक एडजस्टमेंट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। क्लोज नंबर 249 है काउंटरफॉइल ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स, भारतीय पोस्टल ऑर्डर के काउंटरफॉइल। काउंटरफॉइल क्या होते हैं ऊपर बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट काउंटरफॉइल्स ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर? इंडियन पोस्टल ऑर्डर के काउंटरफॉइल या प्रतिपर्ण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द पोजेशन ऑफ द काउंटरफॉइल एंटाइटल्ड द होल्डर फॉर कंपनसेशन। अगर आपके पास काउंटरफॉइल है तो इससे आपको मुआवजे के आप हकदार बनते हैं, जो कि गलत है। सिर्फ जो काउंटरफॉइल होते हैं इनका यूज़ क्या है? इट फैसिलिटेट्स इंक्वायरी इन द इवेंट ऑफ द इंडियन पोस्टल ऑर्डर बीइंग लॉस्ट, कि अगर आपके द्वारा भेजा गया या जारी किया गया इंडियन पोस्टल ऑर्डर गुम हो जाता है तो उसके बारे में इंक्वायरी करने की सुविधा होती है, क्योंकि जो प्रविष्टियां आपने आईपीओ के ऊपर की थी वही प्रविष्टियां काउंटरफॉइल के ऊपर भी होती हैं। तो अगर आईपीओ गुम हो जाता है तो उसके बारे में पूछताछ करने, इंक्वायरी करने में हेल्प हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास काउंटरफॉइल है तो इसका मतलब आप ये नहीं है कि मुआवजे के हकदार हो जाएंगे। क्लोज नंबर 250 है एप्लीकेशन रिगार्डिंग मिसकैरेज, लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर्स, आईपीओ के विफलता, हानि या नष्ट होने के संबंध में आवेदन। All applications for inquiry in respect of miscarriage, loss or destruction of Indian postal orders should be made within। अगर कोई भी आईपीओ को कोई हानि होती है, वो मिसकैरेज मतलब वो नष्ट हो जाता है, विफल हो जाता है, विफल मतलब उसका भुगतान नहीं हो पाता है, उसको नुकसान हो जाता है या वो नष्ट हो जाता है, तो उसके बारे में पूछताछ के लिए जो आवेदन है कितने समय के भीतर किया जाएगा? विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू। जिस महीने में इसको जारी किया जाता है उस महीने के आखिरी दिन से 12 महीने के भीतर इसके लिए आप पूछताछ करने का आवेदन दे सकते हैं। All applications for inquiry in respect of miscarriage, loss or destruction of Indian postal orders should be made to which of the following? किसी भी आईपीओ के मिसकैरेज, लॉस या डिस्ट्रक्शन के लिए जो पूछताछ का एप्लीकेशन है, पूछताछ के संबंध में आवेदन है, वो किसको दिया जाएगा? मस्ट बी मेड टू सुप्रिटेंडेंट और फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर इन हुज जुरिडिक्शन द ऑफिस ऑफ इशू इज सिचुएटेड। तो इसके लिए सुप्रिटेंडेंट या फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर के पास आवेदन करना है जिसके भी अधिकार क्षेत्र में ये आईपीओ जारी किए जाते हैं। In case of Indian postal orders, if a refund is justified, it will not be granted before the expiry of from the last day of the month of issue of the Indian postal order। अगर किसी भी इंडियन पोस्टल ऑर्डर के संबंध में रिफंड जस्टिफाइड होता है, यानी कि आपको रिफंड दिया जाना है, उचित है, तो ये आपको कितने समय की अवधि से पहले नहीं दिया जाएगा? तो आईपीओ जो है जब जारी हुआ, जिस महीने में यह जारी हुआ उस महीने की आखिरी दिन से 16 महीने की अवधि के बाद आपको यह रिफंड दिया जाएगा, उससे पहले नहीं दिया जाता। क्लोज नंबर 251 है अल्टर्ड और इनकम्प्लीट इंडियन पोस्टल ऑर्डर, परिवर्तित या फिर अपूर्ण भारतीय पोस्टल ऑर्डर। In case of any doubt, who is authorized to retain the Indian postal orders for any further investigation after giving a receipt for it। अगर किसी भी आईपीओ के मामले में कोई भी डाउट हो तो किसके पास ये अथॉरिटी है कि वो उस आईपीओ को अपने पास रोक कर रख सकता है आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जो प्रेषक होगा उसको उस आईपीओ के लिए रसीद दे दी जाएगी। करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। किसी भी डाउट के मामले में आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए पोस्ट मास्टर आईपीओ को अपने पास रोक कर रख सकते हैं। क्लोज नंबर 252 है पीरियड ड्यूरिंग विच ऑर्डर्स आर पेएबल, अवधि जिसके दौरान ऑर्डर देय होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा।
If an Indian postal order is not presented for payment within 24 months from the last day of the month of issue, यदि किसी भी इंडियन पोस्टल ऑर्डर को जिस महीने में जारी किया जाता है उसके आखिरी दिन से 24 महीने के भीतर भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता, द सेकंड कमीशन एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड विल बी चार्ज। तो ऐसे आईपीओ जब 24 महीने की अवधि के बाद भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे तो निर्धारित दर पर आपको कमीशन का भुगतान करना होगा, दूसरे कमीशन का। Indian postal order presented for payment after more than 36 months after the last day of the month of issue will not be paid। एक इंडियन पोस्टल ऑर्डर जिसे भुगतान के लिए जिस महीने में यह जारी किया गया उसके लास्ट दिन से 36 महीने की अवधि के बाद जारी किया जाता है तो इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। जो सेकंड कमीशन है वो डाक टिकटों के माध्यम से दिया जाएगा और ये डाक टिकट इंडियन पोस्टल ऑर्डर के बैक साइड पर चिपकाए जाते हैं। करेक्ट आंसर दिया जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। अब इसमें यहाँ पे दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर है उनके करेंसी पीरियड की बात की गई, यानी कितने समय तक वो उनकी मुद्रा अवधि रहती है। पोस्ट ऑफिस गाइड अगर पार्ट 1 के अनुसार की बात करें तो 2 साल के लिए ये वैलिड रहेंगे। पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 की बात करें, अगर कोई भी आईपीओ 24 महीने की अवधि के बाद भी प्रस्तुत किया जाता है कि जिस महीने में इसको जारी किया गया उसके आखिरी दिन से 24 महीने की अवधि के बाद भी अगर आप इसको भुगतान के लिए प्रस्तुत करते हैं तो बिना सेकंड कमीशन के आप इसको 24 महीने के पहले अगर प्रस्तुत करते हैं तो बिना सेकंड कमीशन के भी इसको कैश करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लोज नंबर 253, रीपेमेंट टू परचेजर ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर। जिसने इंडियन पोस्टल ऑर्डर खरीदा है उसी को वापस भुगतान करना। The purchaser of an Indian postal order can obtain a repayment of its value on presenting the order and the counterfoil at the post office from which the order was purchased within 6 months from the last day of the month of issue। जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर का परचेजर होता है, खरीददार होता है, वो इसकी राशि वापस प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे आईपीओ और उसका काउंटरफॉइल उस डाकघर में प्रस्तुत करना होगा जहां से उसने उस आईपीओ को खरीदा था। लेकिन कितने समय के भीतर करना होगा? जिस महीने में इसको जारी किया गया था उसके लास्ट दिन से 6 महीने के भीतर। तो यह पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई भी आईपीओ है जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा था वो उसकी वापस पेमेंट ले सकता है। इसके लिए उसे आईपीओ और उसका काउंटरफॉइल उस डाकघर में प्रस्तुत करना होगा जहां से उसने उस आईपीओ को खरीदा था। कितने समय के भीतर? जिस महीने में आईपीओ खरीदा था उसके लास्ट दिन से 6 महीने के भीतर। परचेजर विल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू द रीपेमेंट ऑफ इट्स वैल्यू आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने की अवधि के बाद भी परचेजर उसकी रीपेमेंट ले सकता है, लेकिन 12 महीने के बाद नहीं। अब इसके लिए क्या है? इसके लिए 6 महीने के बाद उसको सेकंड कमीशन का भुगतान करना पड़ेगा। ये है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार ये दोनों सही हैं। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 की, तो किसी भी पोस्टल ऑर्डर का परचेजर कितने समय के भीतर इसकी रीपेमेंट ले सकता है? विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू। जिस महीने में इसको जारी किया गया था उस महीने के आखिरी दिन से 24 महीने के भीतर वो इसकी रीपेमेंट ले सकता है, लेकिन कमीशन कभी भी वापस नहीं किया जाता है। इसके लिए परचेजर को पोस्टल ऑर्डर और उसका काउंटरफॉइल उस डाकघर में प्रस्तुत करना होगा जहां से उसने इस आईपीओ को खरीदा था। अब जो परचेजर है वो 24 महीने के बाद भी, लेकिन 36 महीने से पहले भी इसका भुगतान ले सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सेकंड कमीशन का भुगतान करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 5 में क्या आता है? मनी ऑर्डर्स के बारे में। सेक्शन नंबर 6 में आता है फिलैटली के बारे में। फिलैटली क्या चीज़ है? क्लोज नंबर 255 है, फिलैटली इज अ हॉबी ऑफ कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। फिलैटली डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन का शौक है, हॉबी है। बट इज फिलैटली, फिलैटली क्या चीज़ है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हॉबी ऑफ कलेक्टिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। डाक टिकटों को इकट्ठा करने का शौक और डाक टिकटों के बारे में अध्ययन करना फिलैटली कहलाता है। पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार फिलैटली क्या है? इज स्टडी एंड कलेक्ट
कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, पोस्टल स्टेशनरी, पोस्ट मार्क्स एंड अदर फिलैटलिक मटेरियल। डाक टिकटों, डाक स्टेशनरी, पोस्ट मार्क्स और अन्य फिलैटलिक मटेरियल की स्टडी करना या उनको इकट्ठा करना फिलैटली कहलाता है। बट इज ये फुल फॉर्म ऑफ पीडीए। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट। टर्म किंग ऑफ हॉबीज एंड हॉबी ऑफ किंग्स इज यूज्ड फॉर। किंग ऑफ हॉबीज यानी कि जितनी भी हॉबीज है, लोगों के अलग अलग तरह के शौक होते हैं, सभी शौक में से जो राजा है उसकी इसको माना जाता है, फिलैटली को माना जाता है। और ये राजाओं का शौक यानी कि जो राजा महाराजा होते थे उनका शौक इसको माना जाता था, यानी कि वो भी इसको इकट्ठा करने में इंटरेस्टेड रहते थे। When and where the first postage stamp was issued and collection of used postage stamps for recreation started। पहला डाक टिकट कब और कहाँ पे जारी किया गया था और उसके बाद उपयोग किए गए डाक टिकटों को इकट्ठा करना शुरू किया गया था, तो 1840 में इंग्लैंड में जारी हुआ था। नेक्स्ट है क्लोज नंबर 256 है फिलैटलिक ब्यूरो के बारे में। ओल्ड इश्यूज ऑफ फिलैटली अवेलेबल अप टू फ्रॉम डेट ऑफ इशू। तो जो फिलैटली के पुराने जारी किए हुए प्रोडक्ट होते हैं वो जारी होने की तारीख से कितने समय तक उपलब्ध रहते हैं? 6 महीने तक उपलब्ध रहते हैं। टू एनेबल स्टैम्प कलेक्टर्स टू ऑब्टेन स्टैम्प्स एंड अदर आइटम्स ऑफ फिलैटली, डीओपी ओपनड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो स्टैम्प कलेक्टर्स हैं, डाक टिकट संग्रह करता है, उनको डाक टिकट और अन्य फिलैटली आइटम्स को इकट्ठा करने में सक्षम बनाने के लिए पोस्ट ऑफिस द्वारा फिलैटली ब्यूरो या डाक टिकट ब्यूरो खोले गए हैं। क्लोज नंबर 257 है डोमेस्टिक फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम, घरेलू डाक टिकट जमा खाता प्रणाली। डोमेस्टिक फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन विद। घरेलू डाक टिकट जमा खाता कितने रुपए की राशि के साथ खोला जा सकता है? 200 रुपये। और जो फॉरेन फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट है वो 1000 रुपये की राशि के साथ खोला जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस हम यहीं तक करेंगे। 2 सेक्शंस किए, मनी ऑर्डर्स के बारे में, फिलैटली के बारे में। ये भी याद रखना है कौन से सेक्शन में या कौन से क्लोज में किस चीज़ के बारे में पढ़ा, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक लेना चाहते हैं, क्वेश्चन बुक ले सकते हैं। एमटीएस, पोस्टमैन या पीए के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए थ्योरी की बुक्स लेना चाहते हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स लेना चाहते हो या मैथ की अच्छे से तैयारी करने के लिए मैथ की बुक लेना चाहते हो, सभी बुक्स अवेलेबल हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। धन्यवाद।